हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीइंग टेक्निकल। हम जो है रिएक्ट जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है तो उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे और ऐसे ही उसके जो मेन टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते जाएंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि रिएक्ट आया क्यों। जो रिएक्ट जो हमारी एक लाइब्रेरी है वो आई ही क्यों। देखिए, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट आई। जावास्क्रिप्ट का क्या वर्क था कि जब हम HTML कुछ भी हम बटन्स बना रहे थे या जो भी UI हम बना रहे थे तो उसमें हम इवेंट हैंडलिंग या उसमें जो उसकी फंक्शनैलिटी है उसको कैसे ऐड करें। तो जावास्क्रिप्ट आई फिर हमारी एक एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि हमारी आई जे क्वेरी। जे क्वेरी में क्या होता है कि जे क्वेरी में ये भी एक लाइब्रेरी है। तो इसमें क्या है कि चीज़ें थोड़ी सिंपलर हो गई। जो हमारा कोड था वो लेस हो गया। उसके पास कुछ APIs थी, कुछ और उसमें ऐसी फंक्शनैलिटीज़ थी कि जैसे आपको एनिमेशन अगर ऐड करनी है तो ये सारी चीज़ें उसमें थोड़ी इजी थी। थोड़ा देखते हैं कि क्या था। तो जावास्क्रिप्ट JIT यूज़ करती है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन है वो इंटरप्रेटर और कंपाइल एज इट इज़ रिटन इन C। सो ECMAScript और DOM का यूज़ करती है जावास्क्रिप्ट। जो जे क्वेरी है वो सिर्फ लाइट वेट DOM का यूज़ करती है, ब्राउज़र DOM जो होता है। अब बात आती है डॉम क्या होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब भी हम HTML को लिखते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा उसमें आपका एक हेड होता है, एक बॉडी होती है और उसमें हम सारी चीज़ें लिखते हैं। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग पर बात आती है ब्राउज़र के तो वहाँ पर डॉम बनता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या करता है कि HTML की अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्री बेस्ड हिरार्की बना देता है, जिससे हमें समझ आता है कि हाँ कैसे चीज़ें सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कैसे वो रेंडर होनी है, ठीक है। तो वो डॉम होता है। अब ये था कि जावास्क्रिप्ट में हमें बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता था, जबकि जे क्वेरी में वो सारी चीज़ें हमारी रिड्यूस हो गई थी क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी स्पेसिफिक फंक्शंस और मेथड्स हमें प्रोवाइड करती है जे क्वेरी। नेक्स्ट चीज़ ये थी कि क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी। अगर हमें क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी जनरेट करनी थी जावास्क्रिप्ट में तो हमें कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड और लिखना पड़ता था, जबकि जे क्वेरी ऑलरेडी हमें क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। सो मेनली यही चीज़ है कि जो जे क्वेरी थी उसमें कंसाइज थी स्क्रिप्टिंग, क्योंकि उसमें कुछ फंक्शंस उनकी ऑलरेडी स्क्रिप्टिंग हो रखी थी, बस हमें क्या करना था, उसको जस्ट यूज़ करना था। इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट के बाद हमारे पास आई थी जे क्वेरी। अब फिर क्या हुआ कि हमारे पास आया उसके बाद बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो रिएक्ट है वो ज़्यादा फेमस है। ये भी हम बात करेंगे बाद में कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है जब हम रिएक्ट वर्सेस एंगुलर की बात करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि जे क्वेरी से फिर रिएक्ट का जो एवोल्यूशन है उसमें उसमें क्या चेंजेस है, क्यों सारे लोग ज़्यादा रिएक्ट को प्रेफर करते हैं। तो रिएक्ट क्या यूज़ करता है, डॉम के साथ साथ एक वर्चुअल डॉम का भी यूज़ करता है। वर्चुअल डॉम को सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्चुअल डॉम क्या होता है। वर्चुअल डॉम जो रियल डॉम होता है उसी की एक कॉपी होता है, ठीक है। वर्चुअल डॉम एग्जिस्ट विच इज़ अ लाइट वेट कॉपी ऑफ द एक्चुअल डॉम। इसमें क्या होता है कि जब भी अगर हम जो हमारा कुछ भी अपडेशन हम कर रहे हैं, जो हमारा UI है उसके रेंडरिंग में कुछ भी किसी भी एलिमेंट में कोई अपडेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी हम कोई अपडेशन करते हैं तो क्या होता है, री रेंडरिंग होती है, दोबारा से रीलोड होता है पूरा जो भी हमारा UI है कुछ भी अपडेशन करने के लिए। तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, तो वो कॉस्टली प्रोसेस होता है। तो हमने क्या सोचा कि ऐसा होना चाहिए कि जैसे डॉम में हमारे चेंजेस होने हैं जो, या जैसे हमने अपने कोड में चेंजेस किए, तो जैसे डॉम तो होता है हमारे ब्राउज़र साइड में, उसी की कॉपी हमने बना करके रख ली है मेमोरी में, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं वर्चुअल डॉम। अब जैसे हमने कोई भी चेंज किया तो वो सबसे पहले वर्चुअल डॉम में होगा और वर्चुअल डॉम के पास अपने उसका एक प्रीवियस वर्जन होता है। वो चेक करेगा कि जो चेंज हुआ है वो उसके प्रीवियस वर्जन से कितना अलग है और क्या चेंज हुआ है, फिर वो वहाँ चेंज कर देगा और बैचेस में जा कर के री रेंडरिंग करता है हमारे डॉम में वो। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो, अगर हमने कोई भी स्मॉल अपडेट कर दिया और वो अगर ऑलरेडी हमारे वर्चुअल डॉम में प्रीवियस वर्जन में था, तब तब की बात, तब उसको अपडेट करना है या नहीं करना है,
सेकेंड थिंग के बैचेस में अपडेट जाती हैं। ऐसा ही नहीं कि आपने कोई भी छोटा चेंजेस कर दिया तो वो एकदम से उसको मतलब री रेंडर कर देगा, नहीं, वो पहले वर्चुअल डॉम में चेंज होगा, फिर बैचेस जाएंगे हमारे रियल डॉम के पास और फिर उसकी री रेंडरिंग होगी। तो इसमें ज़्यादा री रेंडरिंग नहीं होती, जो मेन चेंजेस हैं वही सिर्फ चेंज कर दिए जाते हैं। तो इसको एक बार और थोड़ा और भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, व्हेन एनीथिंग न्यू इज एडेड टू द एप्लीकेशन अ वर्चुअल डॉम इज क्रिएटेड एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ ट्री। ये भी जैसे डॉम होता है, हमारा वर्चुअल डॉम भी एज अ ट्री इसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो द न्यू वर्चुअल डॉम ट्री इज देन कंपेयर टू द प्रीवियस वर्चुअल डॉम ट्री। अभी जैसे आपने कुछ भी चेंज किया, ठीक है, वैन एवर देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की स्टेट में आपने चेंज किया, तो वर्चुअल डॉम का ट्री क्रिएट होगा न्यू। अब वो न्यू वर्चुअल डॉम का ट्री अब आपका जो प्रीवियस वर्चुअल डॉम का ट्री था उससे कंपेयर होगा और वो नोट कर लेगा कि क्या क्या चेंजेस हैं। सो आफ्टर दिस इट फाइंड्स बेस्ट पॉसिबल वे टू मेक दीज चेंजेस टू द रियल डॉम। अभी देखेगा कि इसको किस तरीके से ये सारे चेंजेस आपके रियल डॉम तक पहुंचाने हैं, ठीक है। नाउ ओनली द अपडेट एलिमेंट विल गेट रेंडर ऑन द पेज अगेन। तो अब क्या पूरा का पूरा पेज रीलोड नहीं होगा, जो भी हमारे अपडेटेड एलिमेंट्स थे वो रेंडर होंगे आपके पेज पर, ठीक है। और इसको डिटेल में जानने के लिए देखते हैं। ये बहुत ही, ये आपका चाहे इंटरव्यू हो, ठीक है, या आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा सही कॉन्सेप्ट है। ये इंटरव्यूअर में भी आपसे पूछेगा, ठीक है। अगर आप बाद में अगर रिएक्ट आप पढ़ने जा रहे हो तो उसके बाद कोई भी जॉब के लिए आपने इंटरव्यू देना है, तब भी आपको ये पूछते हैं। अगर आप उसको इतने अच्छे से बता दोगे, इतना डीप में, तो वो पहले ही समझ जाएगा कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत क्लियर है। तो इससे क्या होगी, एक अच्छी इमेज आपकी क्रिएट होती है। सो इन रिएक्ट एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज अ कंपोनेंट। रिएक्ट में क्या होता है, कंपोनेंट की तरीके से ट्रीट होती हैं चीज़ें। ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम रिएक्ट के लेक्चर्स लेंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम डॉम की बात करते हैं। अब क्या है कि जो हमने पहले पढ़ा कि जो हमारा प्री अपडेटेड वर्जन था वो न्यू अपडेटेड वर्जन के साथ जो है चेक होता है कि इसमें क्या नए चेंजेस हैं। तो इस प्रोसेस को हम डिफिंग बोलते हैं, ठीक है। वंस डॉम फाइंड्स आउट व्हाट एग्जैक्टली हैज़ चेंज देन इट अपडेटेड टू दोज ऑब्जेक्ट्स ओनली। जब रिएक्ट को पता चल जाता है कि क्या चेंजेस हुए हैं, तो वही चेंजेस, सिर्फ वही चेंजेस आपके रियल डोम में होते हैं। रिएक्ट यूजेस समथिंग कॉल्ड एज बैच अपडेट टू अपडेट द रियल डोम। तो रियल डोम को अपडेट करने के लिए पैचेस का यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी चेंजेस हैं वो रियल डोम को बैचेस में सेंड होते हैं इंस्टीड ऑफ एनी अपडेट ऑन अ सिंगल चेंज in the state of the component. So we have seen that re-rendering of the UI is most expensive, and React managed to do this efficiently by ensuring that real DOM receives batch updates to re-render the UI. So इसमें क्या है कि हमें पता है UI का री-रेंडरिंग कॉस्टली होता है, क्योंकि जितना टाइम कंज्यूमिंग रहेगा उतनी सारी चीज़ें कॉस्टली हो जाएंगी। तो इसलिए क्या है कि रियल डॉम में जब चेंजेस होते हैं, जब वो बैचेस के थ्रू, और जो स्पेसिफिक चेंजेस हमने कन्क्यूर किए हैं उन्हीं वही चेंजेस री रेंडर होते हैं, ठीक है। तो दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग चेंजेस टू द रियल डॉम इज कॉल्ड रिकन्सिलेशन। इसको रिकन्सिलेशन कहते हैं। सो ये था हमारा कि हम जावास्क्रिप्ट के बाद jQuery और फिर रिएक्ट पर क्यों आए, और रिएक्ट में ऐसा क्या है जो हमें रिएक्ट को यूज़ करने के लिए इतना ज़्यादा फेमस हो गया रिएक्ट। और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे रिएक्ट वर्सेस एंगुलर। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।